नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? नमस्कार साथियों, होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जो भी साथी मेरे साथ नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है अंकित अवस्थी। आप मुझे अनअकैडमी पर अंकित अवस्थी नाम सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, नंबर 1। और दूसरी बड़ी बात, मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। फिर चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, जहां पर भी आप सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहें 10% डिस्काउंट आपको वहां पर। ये है मेरा रेफरल कोड, याद करें। और इसकी वजह से जिन कोर्सेज में मैं हूं या नहीं हूं, तो भी आप उन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं इसकी वजह से, ठीक है ना? हाँ जी। चलिए, अभी तक पोल नहीं आया है। एक विद्यार्थी ने अपनी पहचान दी है, पोल रॉन्ग है गुरुजी। शाबाश बेटा। अब क्लास शुरू हो गई है, कम से कम ये तो देख लो। जब बच्चे नहीं आते उस समय डायलॉग तो समझ में आता है, जब बच्चे आ गए हैं तब तो रहने दो। हाँ जी। सुबह 8:30 बजे अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज होती है जिसका नाम है राइज 2.0। और इस राइज 2.0 टेस्ट सीरीज के अंदर मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए एक टेस्ट लिया जाता है अनअकैडमी के यूपीएससी सेक्शन में, टेस्ट सीरीज ऑप्शन में, जिसमें प्रथम 3 विजेताओं को 3000, 2000 और 1000 के पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अनअकैडमी पर ये टेस्ट सीरीज ली जाती है सुबह, ठीक है? तो ये तथ्य भी आप एडिशनली याद कर सकते हैं, जो हमारे द्वारा आपको बताया जा रहा है, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? तीसरी चीज जो है मैं आपको बता दूं, हमारा एक चैनल है डेडिकेटेडली फॉर यूपीएससी, और उस पर हमने एक अभी वीडियो किया है, शायद आपने देख लिया हो। ना देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा। इसमें हमने बताया है कि भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या है। क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब कुछ करने की आजादी हमें देता है? गवर्नमेंट नॉर्म्स में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि रेगुलेट करती हैं? किस चीज को रेगुलेट करती हैं? जो कि रेगुलेट करती हैं गवर्नमेंट्स की, जो कि रेगुलेट करती हैं मीडिया को, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, एडवर्टाइजमेंट्स को। ये सारी बातें हमने इस सेशन में आपके साथ डिस्कस की हुई हैं। आज शाम को 7:15 बजे आप लोगों को ये पूरा एपिसोड डिटेल में समझने का मौका मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया को गूगल छोड़ने की धमकी क्यों दे रहा है और इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है। पूरा की पूरा हम यहाँ पर आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा? चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी, आइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह कहां स्थित है? काइरोस, कायरा कहां पर है बेटा ये काहिरा? पहले तो मुझे ये बता दो काहिरा कहां है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि फिर हम सवाल तक आगे बढ़े। आंसर भी दे दिया है कईयों ने तो। इजिप्ट की राजधानी है। डन है, चलो ठीक बात है। अभी हम फिलहाल के लिए पोल एक्टिवेट कर दे रहे हैं। जिनको समझ में आ जाता है वो तो पोल के थ्रू आंसर तुरंत दे देंगे, जिन्हें नहीं समझ में आएगा उन्हें थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास जरूर करूंगा, ताकि उनका काम थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है? चलिए, मिस्र की राजधानी, आइए। बिल्कुल सही जवाब। द करेक्ट आंसर इज 30 डिग्री लॉन्ग एटीट्यूड। देखिए, इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की कहानी। ये अपना ग्लोब है ना? इस ग्लोब में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर इस ग्लोब में कुछ लाइनें हैं जो कि सीधी खींची हुई हैं, या ऊपर से नीचे लेकर की तरफ खींची हुई हैं, इस तरह से, ठीक है ना? कुछ लाइनें हैं जो यों खींची हुई हैं, लेटी हुई। ग्लोब में जो लेटी हुई लाइन्स हैं वो लैटिट्यूड है, और जो ग्लोब के अंदर सीधी खड़ी हुई लाइन है वो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है ना? ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो यहां माना गया। कहां माना गया? जहां पर ग्रेट ब्रिटेन है, यहां देखिए, ये आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे जाएगा, ये रहा 0 डिग्री, ठीक है? ये ब्रिटेन रहा, और ब्रिटेन के पास से होता हुआ मेरे प्यारे साथियों ग्रीनविच मीन टाइम निकाल दिया। इस ग्रीनविच मीन टाइम से पूरब की तरफ जब आप चलोगे, पूरब कैसे डिसाइड करते हैं? पूरब डिसाइड करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपने जहां भी मैप को देखा, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड पर ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट होता है। पूरब की तरफ जब आप चलते हैं तो 0 से आगे की तरफ, इधर की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी की पूरी ग्लोब को अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी की पूरी ग्लोब को मेरे प्यारे साथियों 360 डिग्री में 24 घंटे के अंदर बांट दिया। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, 360 डिग्री को 24 घंटे के अंदर बांट दिया। दैट मींस यहां से मेरे प्यारे साथियों निकल के आता है 15 डिग्री में 1 घंटा। आप अगर भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा 15 डिग्री में 1 आवर निकल के आता है। 15 डिग्री में 1 आवर है या 60 मिनट्स है। अगर मैं इसे और ज्यादा स्पेसिफिक होकर कहूं तो 1 डिग्री में 4 मिनट दूरी ट्रेवल हो रही है, या 4 मिनट में 1 डिग्री दूरी ट्रेवल हो रही है। आपसे यहां पर पूछा गया है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे चल रहा है। ग्रीनविच से 2 घंटे आगे मतलब 2 घंटे अहेड, पहले चल रहा है, अर्थात यहां सूरज पहले निकलता है। 2 घंटे पहले है, इसका अर्थ हुआ कि जो ग्रीनविच वाली 0 है उससे पहले दिन निकल आया है यहां पे, यानी ये ईस्टर्न साइड में है। अगर बाद में होता तो ये वेस्टर्न साइड में होता। तो ईस्टर्न साइड में अगर है तो 2 घंटे, 1 घंटे इज इक्वल टू होता है 15 डिग्री, तो 2 इंटू हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया सवाल सॉल्व, यही था आपके सामने पूछा गया सवाल। क्लियर है? जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिसनल क्वेश्चन है जो आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 82 एंड हाफ, ये 30 डिग्री क्या है, ये 30 मिनट क्या है, मैं आपको बता दूं साथियों। 1 डिग्री, जैसे हमने आपको बताया, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट,
1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है, तो 0.5 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 30 मिनट। या तो आप इसे ऐसे लिख दें 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री लिख दें, या फिर आप ऐसे लिख दें 82 डिग्री और 30 मिनट। ये दोनों बातें एक ही हैं, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अगर 0.5 लगा रहे हो तो 30 मिनट लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? एक बार थम्स अप कर दो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब सवाल क्या है, जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांत पर मध्याह्न हो रहा हो, मध्याह्न बोले तो दोपहर हो रही हो, तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर बज रहे होंगे? यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि यहां दोपहर हो रही है, तो दोपहर के बाद में जो 6:30 हैं, ये कहां बज रहे होंगे? यह सवाल आपसे पूछा गया है। अब सवाल को कैसे करें, आइए मैं आपको बताता हूं। भाई यहां पर दोपहर 12 बज रहे हैं, ये कितने बज रहे हैं? दोपहर 12 बज रहे हैं, तो सुबह के 6:30, यानी कि ये और भी आगे की बात चल रही है। ठीक है ना? अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, इधर सुनिएगा सर। हाँ भाई, ग्रीनविच मीन टाइम से, ग्रीनविच मीन टाइम कहां है? 0 डिग्री पर है। इससे 82 डिग्री आगे की तरफ अगर कोई है, 82 डिग्री 30 मिनट आगे की तरफ है, इसका मतलब ये ऑलरेडी कितने घंटे आगे चल रहा है, ये कैलकुलेट करते हैं। चलिए, ऑलरेडी कितना आगे चल रहा है, तो आप इसमें 15 का भाग दे दीजिए। अभी सिखाया मैंने आपको, ये देखिए 15 का भाग दिया तो 15 चौका 60, 15 5 75 और 7.5, दैट इज 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। 5.5 घंटे ये ग्रीनविच मीन टाइम से आगे चल रहा है। 5.5 घंटे ये ग्रीनविच मीन टाइम से आगे चल रहा है। 6.5 घंटे आगे की बात और कर रहा है। दोनों को जोड़ दो, 6 और 5 11, 30 और 30 ये, यानी कि 12 बजे, 12 घंटे आगे की बात कर रहा है। अब 12 घंटे अगर आगे की कोई बात कर रहा है, तो 12 घंटे ग्रीनविच से इधर और इधर। अब आपके सवाल समझ में आ जाना चाहिए हम कहां की बात कर रहे हैं। जल्दी से पोल में पार्टिसिपेट कर दीजिए। उम्मीद है सभी साथियों को सवाल सही से समझ में आ गया होगा। जिनके आ गया बहुत बढ़िया है, जिनके नहीं आया कोई बात नहीं। 12 घंटे अगर कहीं से भी निकाल लोगे जीरो से, तो 12 घंटे 180 डिग्री ट्रेवल होता है। 180 डिग्री 12 घंटे में अगर ट्रेवल करोगे, तो भैया वो आप एक तरफ से चले जाओगे तो भी वहीं पहुंचोगे जहां इंटरनेशनल डेट लाइन है, दूसरी तरफ से भी चले जाओगे तो भी वहीं पहुंचोगे। ये सारी बातें मैंने आपको सिखा दी। एनीवे कोई बात नहीं। चलिए भाई, इसके लिए फिर आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी ना। ये असल में हम लोग उन्हीं के लिए एक प्रकार की मदद कर सकते हैं जो थोड़ा बहुत कुछ जानते हो, क्योंकि ये डिटेल सेशन तो नहीं है, क्योंकि यहां पर हम लोग आपको वो चीजें पढ़ा रहे हैं जो थ्योरी में पढ़ा दी गई है, उनके ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना? प्रैक्टिस है एक तरह की। इधर देखें, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ फॉलोइंग कंट्री इज आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक बात है। डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ईस्ट और वेस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऑफ ग्रीनविच। आपसे पूछा गया है, इन्हें व्यवस्थित करिए। बहुत ही शानदार सवाल है। अगर आप इस सवाल को समझे तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। क्या पूछा जा रहा है? ग्रीनविच मीन टाइम, ये रहा ग्रीनविच मीन टाइम बीच में। हाँ बेटा, इसका जल्दी ही उसमें एसएससी में नया कोर्स आ रहा है ज्योग्राफी का। विद इन आज क्या तारीख है? 25 तारीख है ना। विद इन 10 डेज ज्योग्राफी वापस से शुरू होने जा रही है। एसएससी के अंदर आ रहा है, यूपीएससी में तो हम ऑलरेडी करा चुके हैं। हाँ जी, सुनिएगा ध्यान से। तो अब हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि ये जो बीच का टाइम है, ये ग्रीनविच मीन टाइम है। आपसे पूछा जा रहा है देशों को व्यवस्थित करिए। कैसे व्यवस्थित करना है, आइए एक बार सोचते हैं। क्यूबा, आप मुझे केवल इतना बता दो साथियों, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। आपसे पूछा जा रहा है ग्रीनविच मीन टाइम से क्यूबा किस तरफ है। आप केवल मुझे ये बता दो, बाद में हम व्यवस्थित कर लेंगे। ईस्ट या वेस्ट, कमेंट में बता दो। वेस्ट में है, ठीक है। अच्छा, अभी लमसम लेते हैं। अभी ग्रीस का मामला नहीं पता कहां पर है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को तो ऑलरेडी पता है। चलो, जिनको पता है वो बता दो कहां पर है। ब्रिटेन से ग्रीस किस तरफ है? ईस्टर्न साइड में, क्योंकि ग्रीस और टर्की बगल बगल में है, कोई डाउट लेना ही नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ जी साथियों। अब इराक, इराक कहां पर है? इराक कहां पर है, जल्दी से बताइएगा। इराक चला गया फिर से ईस्ट में, ये रहा ईस्ट में। हाँ जी, ये कोस्टा रिका कहां पर है? कोस्टा रिका कौन से कॉन्टिनेंट में है? जल्दी से आप ये देख करके बताओ, बोलिए। यहां से दिखा देता आपको। हाँ जी, मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रखी है। एक मिनट रुको, मैं आपको मैप में इसको दिखा देता हूं, रुको, है ना। हाँ जी, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया ले गए, कुछ साउथ अमेरिका ले गए। अब इसने आपको पूरी तरह उलझा दिया। एक बार के लिए इसको छोड़ दो, कहीं भी नहीं है ये, रुक जाओ। मैं आपको फोटो पूरा मैप डाउनलोड करके दिखा रहा हूं इसका। जापान, ये तो एकदम कंफर्म है कि ये ईस्ट में है, ठीक है ना। ये तो एकदम कंफर्म है कि ये ईस्ट में है। एक सेकंड होल्ड करना, थोड़ा सा ब्लर आएगा, रोकना एक मिनट, है ना। मैं आपको मैप पे
कोस्टा रिका मैच करा रहा हूं। एक्चुअली क्या है कि आप जब देश देख लोगे ना तो आपको बात समझ में आएगी। बहुत ज्यादा हैंग हो जा रहा है इससे, ये रुको। आप इसमें से देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, मैं आपके लिए व्यवस्था कर सकता हूं। ये रही, हाँ जी, शायद इससे देख पाए आप लोग ना। कहाँ गया भैया पनामा, ये रहा। ये इतना छोटा देश है कि इसको देखने के लिए भी हमें लेंस लगाना पड़ा। अब आप देख पा रहे हैं पनामा और कोस्टा रिका। थम्स अप करो, दिख रहा है क्या? पनामा दिख रहा है, पनामा के ऊपर कोस्टा रिका दिख रहा है। जिनको दिख रहा हो ठीक है, जिनको नहीं दिख रहा हो क्या ही किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जहां पर जोड़ता है पनामा, वहां पर कोस्टा रिका है। वो वहां से मैप में भी ढूंढ रहे हैं तो वो पूरा वर्ल्ड मैप में दिखा रहा है, वो दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, तो एक बार के लिए आप देख लीजिएगा कि ये कहां है। अब हमको ये जानकारी तो हो गई कि ये किस तरफ है, यानी कि कोस्टा रिका ग्रीनविच मीन टाइम से किस तरफ है, ये कंफर्म हो गया। किधर है? वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट की तरफ हो गए क्यूबा और कोस्टा रिका। क्यूबा रिसेंटली मैंने पढ़ाया है कैरेबियन सी के अंदर, अगर आपको याद हो तो। क्योंकि मैंने क्यों पढ़ाया था? क्योंकि इसकी याद कराई थी मैंने आपको कि क्यूबा जो था, यहाँ का हवाना सिंड्रोम है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कुछ याद है? तो अगर एकदम वेस्ट में बात करूं तो एकदम वेस्ट में तो है कोस्टा रिका। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ईस्ट की तरफ चलूं तो फिर आया क्यूबा। तो ये दो तो 4-1 का सीन तो यहीं से सेट हो गया, यानी दो देश तो यहीं सेंड हो गया बस। अब बाकी जो है वो आप लोगों से सवाल पूछा गया है, उम्मीद है कि सभी लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। पूछा जा रहा है, अब पूछा किस तरह से गया है एक बार मुझे ये भी देखने दो। हाँ जी, पोजीशन, हाँ जी, ग्रीनविच मीन टाइम यहां पर दे दिया गया है। Depending on the position east or west of the longitude line, standard following countries either forward or backward from Greenwich Mean Time depending on the position। देखो 4 और 1 ये तो बैठ गया यहाँ पे, बाकी भी देखना पड़ेगा। चलो मैं पोल एक्टिवेट कर देता हूँ, रुक जाओ। हाँ जी, इसके बाद में आता है आप लोगों का ग्रीस, इराक। चलिए ग्रीस, ग्रीस को अगर हमने उठा करके डाला तो ये हो गया 4 1 2 3 5। कहीं है क्या यार ये? हाँ कहीं है क्या? 5 3 2 3 5 3 2 1। हाँ है, चलो 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 हो गया। चलो करो पोल। हाँ हाँ, वो तो कैसे भी लेफ्ट और राइट पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है ये पूछ रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा है आप किधर से व्यवस्थित करें, वो तो पूछ रहा है आपसे कि किधर से व्यवस्थित करें, ये आपके ऊपर है। जहां से सही बैठ जाए वो ये पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा है कि लेफ्ट से देखेंगे कि राइट से देखेंगे। समझ गए? वो ये नहीं पूछ रहा है कि लेफ्ट से देखें या राइट से। अब मैंने आपसे क्या कहा, ये ऑर्डर निकल के आ रहा है, ये ऑर्डर यूं पढ़ रहे हैं तो ये आंसर आ जाए 5 3 2 1 4। 5 3 2 1 4 हमने इसको यों व्यवस्थित किया, ये यों पूछ रहा है, ऑर्डर तो सेम ही रहना है ना। ठीक है ना, इसमें और लगा के पूर्व पूछा है, पूर्व या पश्चिम, जहां से जमे वहां से शुरू कर दो। अब इस तरह से 4-1 वाला जो ऑर्डर है वो यहां पे गड़बड़ मार गया। देखो ये आंसर भी लगभग सही चला गया था, 2 और 3 पे अटक गया है ना। अच्छा प्रश्न है, मतलब ब्रेन एक्सरसाइज हो गई आपकी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलो ये सारी बातें यहां हो गई। आइए, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का, देशांतर बोले तो लॉन्गिट्यूड का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच का समय अंतर कितना होगा? तो ये तो मेरे हिसाब से समय पूछने वाला सवाल भी नहीं है। 90 डिग्री का अंतर है, ध्यान से सुनिएगा, ये तो बेसिक सवाल है, पूछना ही नहीं चाहिए, सीधा कैलकुलेशन यूज करनी है। बिल्कुल सही है ना। 6 आवर्स डन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, व्हेन इट इज मिड डे इन ग्रीनविच, यानी दोपहर हो रही है ग्रीनविच पे, द लोकल टाइम ऑफ प्लेस इज 5 PM, यानी कि दोपहर हो रही है ग्रीनविच पे और कहीं पर शाम के 5 बज रहे हैं। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेरिडियन एट विच द अबव प्लेस इज लोकेटेड। कहां की बात हो रही है? ग्रीनविच 0 डिग्री होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहां की बात हो रही है। बहुत ही प्यारा सवाल है, सोच करके आंसर दीजिएगा। मतलब सूरज जो है वो यहां पर दोपहर कर रहा है, तो आप कहां खड़े हैं? कुछ लोग बस स्टार्टिंग में, मैं बोलूंगा नहीं तो फिर आंसर हो जाएगा,
दो ऑप्शंस में ही कंफ्यूज होंगे, बस मैं ये जरूर बोल देता हूं। देख लीजिए, बिल्कुल सही। कंफ्यूज क्यों हुए ना, देख लो पूरा की पूरा 87% आंसर उन दो ही ऑप्शंस में फंस गया है ना भाई। हाँ, क्यों फंस गया अब मैं आपको ये बताता हूं। देखो बेटा, कारण क्या है, आप ये तो पकड़ लिए कि 15 5 75 होगा, 15 5 75 होगा, ये तो पकड़ लिए, लेकिन ये नहीं पकड़ पाए कि ईस्ट होगा कि वेस्ट होगा। देखो बेटा, अगर दोपहर यहां है तो देखो दोपहर होती क्यों है, आप कॉमन सेंस लगाना। धरती जो है ना बेटा, अगर मैं ये बोलूं धरती वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ यूं घूम रही है, सूरज यहां खड़ा हुआ है ना। अब ऐसे समझो कि धरती यूं घूम रही है, सूरज यहां खड़ा हुआ है, तो जिसके ऊपर सूरज पहले आया वो भारत था। धरती यूं खड़ी थी, ये सूरज था, ये सूरज सबसे पहले किसके ऊपर आया, भारत के ऊपर। यहां दिन निकाल चुका है, अब वो आगे चला गया है। हमारे तो शाम हो रही है क्योंकि सूरज डूब रहा है, सूरज डूब रहा है, हमारे तो शाम हो रही है, ठीक है ना। हमारे शाम हो रही है, तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, जब वो ग्रीनविच पे पहुंच रहा है, जब वहां दोपहर है, हमारे यहां शाम हो रही है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो जब हमारी इवनिंग में 5 PM हो रहा है, इसका मतलब कहीं पर वो सूरज निकाल रहा है। तो कहां निकाल रहा है वो यही तो पूछ रहा है। तो हम ग्रीनविच से किस तरफ हैं, हम पूरब की तरफ हैं। आप याद करिए, हम यूरोपियन देशों को क्या बोलते हैं, हम यूरोपियन देशों को क्या यूज करते हैं, शब्द क्या बोलते हैं। हाँ भाई, हम यूरोपियन देशों को बोलते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि वो हमारे वेस्ट में है। तो इसको क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि वो हमारे वेस्ट में है। तो अब आंसर तो हम सही कर सकते हैं कि हम ईस्ट में हैं। वेस्टर्न कल्चर क्यों बोलते हैं, अब समझ में आ गई, हम ईस्ट में हैं। इस तरह से आपको गलती करनी नहीं चाहिए, हम आगे हैं, है ना। सूरज हम हमारे पास पहले आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, इसका मतलब क्या है, देयर इज अ टाइम स्पैन ऑफ अबव 2.5 आवर बिटवीन फार ईस्ट एंड फार वेस्ट ऑफ इंडिया। मतलब क्या है, अब देखो, यदि हम पृथ्वी की बात करें तो इधर देखिए, ये अपने अर्थ इंडिया की बात कर रहा है। हमारा एकदम पूर्वी किनारा ये रहा, पूर्वी किनारा ये रहा, पश्चिमी किनारा, पूरब से पश्चिम की तरफ। कुछ बच्चे, मैं इस ग्लोब को घुमा रहा था तो वो कह रहे थे कि आप उल्टा घुमा रहे हैं, आपको दिख उल्टा रहा है ये असल में, ठीक है ना। आपके हिसाब से, आपके हिसाब से मेरा जो है ये राइट हैंड होना चाहिए ना, वो सॉरी लेफ्ट हैंड होना चाहिए ना, क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हो ये उल्टी रिवर्ट इमेज आती है। ये समझ रहे हो आप मेरी बात, ये मेरे इस तरफ है, लेकिन आपको फोटो में इधर की तरफ दिख रहा है, ठीक है। ये फोटो में दूसरी तरफ दिख रहा है, उल्टा आता है ना, प्रतिबिंब है ये। कंफ्यूज मत होइए, मैं सही घुमा रहा हूं, चिंता मत करिए। मतलब मैं अपनी फोटो जब देख रहा हूं, मैं इस तरफ दिख रहा है मेरा ये हाथ। अब सुनिए ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये अपनी इंडिया है। कुछ लोग क्या है, मैं मैप घुमा रहा था तब दिख रहे थे, सर आप गलत घुमा रहे हो। अब इधर देखो, ये रहा ईस्टर्न साइड। अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो ये देखो कहां गया, ये वाला ईस्टर्न साइड हो गया। अब ये सॉरी वेस्टर्न साइड और ये वाला ईस्टर्न साइड, इन दोनों के बीच में, हमारे बीच में अंतर कितना है, तो भाई 2 घंटे का अंतर है, 2.5 घंटे का, ठीक है। द ग्रीनविच मेरिडियन पासेस थ्रू बोथ फ्रांस एंड स्पेन। ये आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या भारत में 2.5 घंटे का अंतर है क्या, पहली बात। और दूसरा पूछा जा रहा है कि क्या फ्रांस और स्पेन दोनों से ग्रीनविच मीन टाइम गुजरती है क्या। बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा जा रहा है, अगर आप इसे कर सके तो मजा आ जाएगा। क्या ग्रीनविच मीन टाइम फ्रांस और स्पेन दोनों से गुजरती है क्या। चलिए बताइए, मैंने आंसर किसी का नहीं बोला है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। करें ऑन। अब ये बहुत ही प्यारा सवाल है, अगर आप बहुत डेप्थ में ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो जरूर आप इसे याद कर लेंगे। यार घूम जाता है, तो दिखाता हूं कैमरे के सामने। अब देखो, यार मेरा हाथ कहां है, ये रहा, ये यूनाइटेड किंगडम, इसके नीचे फ्रांस, और फ्रांस के नीचे स्पेन दिख रहा है। सब में से वो एक ही रेखा पार हुई है, देखो फ्रांस, स्पेन, और स्पेन से नीचे देखो अल्जीरिया दिख रहा है, अल्जीरिया से नीचे दिख रहा है माली, ऐसे पार होता हुआ निकलेगा, और नीचे से गल्फ ऑफ गुइना में से पास होता है ये, ठीक है। हाँ जी, अब यदि ये बात आपको समझ में आ गई है तो यही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। 30 डिग्री का अंतर है हमारे बीच में, और 30 डिग्री का अंतर 2 घंटे का अंतर होता है। चलिए, किसी स्थान पर मानक समय, हाँ भाई इंडिया का वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वो कितना है, विस्तार बताना एक बार, जो जानते हैं थोड़ा बहुत वो बताएं। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल विस्तार कहां से लेके कहां तक है, ईस्ट और वेस्ट, जल्दी बोलो। 82 तो बीच में है, 82.5 तो बीच में है। हाँ, कहां से है, 687 से लेते हुए आगे 9725 तक है, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर लगभग 30 डिग्री का हो गया, तभी तो 82.5 बीच में लिया था हमने, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बेटा यहां पे लिखा हुआ ये है ना कि यहां पे 2.5 आवर लिखा हुआ है, जबकि 30 डिग्री के अंदर तो 2 घंटे ही होगा ना।
ये तथ्य याद कर लो। और ये कहां कहां से पार होता है ग्रीनविच लाइन? यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका, क्वीनमॉन्ट, इनसे गुजरता है। ठीक है ना? तो ये तथ्य अगर हो सके तो याद कर लेना। ये कंटेंट आपको यहां से भी डाउनलोड होने के लिए मिल जाएगा और मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर ही दूंगा। बताइए, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होगा? हम किस आधार पर स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करते हैं? अब कितनी बार बताना है ये बात भाई? स्टैंडर्ड टाइम पूछा जा रहा है, किसी स्थान का किस आधार पर निर्धारित करोगे आप? बोलिए, थम्स अप कर दीजिए। अब देखो, ये सवाल है ना, अपने आप में बहुत सारे ऑप्शंस लेके आता है। क्या ऑप्शंस लेके आता है? पहली बात, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या है? तो आधार जो है ना, वो तो पूरी दुनिया ने एक ही चीज को माना हुआ है। अब यहां पर क्या है कि ये अंग्रेजी गलत है। मैं इस अंग्रेजी को अगर सही कर दूं तो सभी लोग सही सोच भी पाएंगे सभी ऑप्शंस में। अब चलिए, ये क्या है, हमारी अंग्रेजी ट्रांसलेशन में इन्होंने दिक्कत कर दी ताकि कुछ बच्चे सोचने में कंफ्यूज हो गए। हाँ जी, पहली बात, ये प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम को ही प्राइम मेरिडियन कहते हैं। आप लोग उसी से ही डिसाइड करते हैं कि किस तरफ आपका समय कितना होगा। इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं? हम इस जीएमटी से ही तो आईएसटी निकाल रहे हैं, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम निकाल रहे हैं कि हम 5.5 घंटे आगे हैं, कि हम इतने पीछे हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब सवाल बना, सर ये तो लॉन्गिट्यूड है ना? बिल्कुल लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड तो ये है, ये भी है, ये भी है। लेकिन लॉन्गिट्यूड अकेले से कैसे निर्धारित कर लोगे कि किस देश का टाइम कितना है? पूरे वर्ल्ड में टाइम को कैसे माना जाएगा? तो हमने एक आधार लिया हुआ है जो कि ग्रीनविच लेबोरेटरी यूके की बगल में से निकलता है। ठीक है ना? ये जो है, ये यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, इन सब ने इसको फॉलो किया कि भाई हाँ, यहां से निकलता है, तो सब पूरे देश के लोगों ने इसको माना। ठीक है ना? हम लोग उसी चीज को मानते हुए आते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो तो जिगजैग हो सकती है, लेकिन प्राइम टाइम जो है वो जिगजैग नहीं हो सकता। हाँ बेटा, सुबह 6:30 वाला कंटेंट डाल रहा हूं अर्जुन, अभी डाल रहा हूं बेटा। कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर के ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करता है? विच लॉन्गिट्यूड ज्वाइन टुगेदर विद द प्राइम मेरिडियन मेक ए लार्ज सर्कल ऑन द ग्लोब? बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। लार्ज ग्लोब का मतलब है ऊपर से लेके यों तक चक्कर कैसे काटेगा? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही प्यारा सवाल है। और इस सवाल को अगर आपके पास ग्लोब हो तब तो खैर देख करके कर दें, लेकिन अगर सोचेंगे ना तो मजा आ जाएगा, क्योंकि ये आपको कुछ पूछने की स्पेस दे रहा है। बिगेस्ट रेडियस के बारे में पूछ रहा है। हाँ जी, करें। प्लस एसएससी प्लस से पीसीएस हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा भैया। जी हाँ भाई, खुद तो ये पूरा की पूरा ग्लोब 2D तो होता नहीं है, तो खुद तो वन यो क्रॉस कर ही गया और 180 पर दोनों तरफ यो अटका हुआ है। तो एक प्रकार से जीएमटी से आप लोगों को पूरा की पूरा एक ग्लोब बनाने का दिशा मिल जाता है, क्योंकि ग्लोब 3D में होता है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई क्या है? फटाफट चलिए, ये तो सवाल बहुत बेसिक सा सवाल है, याद होने वाला डेटा सवाल है, जल्दी से बताइए। भूमध्य रेखा की, इक्वेटर की लेंथ क्या है? एक प्रकार से पूछा जा रहा है पृथ्वी की परिधि कितनी है, ये पूछा जा रहा है। बहुत कम माने यार। बहुत कम माने भाई। हाँ जी, इसमें 360 का भाग दे लीजिएगा तो 1 डिग्री में कितना किलोमीटर क्रॉस होता है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, लगभग 111 किलोमीटर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित है? अब थोड़ा सा दिमाग में विजुअलाइज करना, आंसर आ जाएगा। जो आपका इक्वेटर है उस पर कौन कौन सा देश आता है? ब्रुनेई। ब्रुनेई कहां पर है? पैसिफिक ओशन में, देखिए याद आ जाएगा, आसियान का मेंबर है। कोलंबिया, कोलंबिया जो है ये देश का नाम है, ये कोलंबिया स्पेस वो नहीं है, जहाज का नाम नहीं है। ठीक है ना? केन्या अफ्रीकी देश है। कोलंबिया कहां पर है? दिमाग लगा लेना। वेनेजुएला, ये भी साउथ अमेरिकी देश है। कोलंबिया, जल्दी बताइए। ये देखिए, ये रहा कोलंबिया। साउथ अमेरिका अगर आप देखते हैं, अरे चलो यार, ये देखो, ये रहा कोलंबिया, ऊपर रहा वेनेजुएला, और नीचे से निकल रही है आपके इक्वेटर, कहां से क्रॉस होते हुए ये दिखा रहा है। अब आप देख लीजिए क्या पूछा गया है आपसे सवाल। बताइए, कौन से देश में से होकर के इक्वेटर गुजर रही है? अगर थोड़ा भी हिंट लगा हो तो आंसर कर दो।
एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं, सर अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस कहां से मिलेंगे? भैया तुम इस क्लास के पैसे देके आए हो क्या, जिस क्लास में बैठे हो? और अगर ये भी नहीं पता है तो फिर तुम भैया गलत ही बैठे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, ये मैं फैक्ट्स आपको उपलब्ध करा देता हूं, आप इन्हें लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना? क्या क्या? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो, गणराज्य युगांडा, केन्या, इंडोनेशिया, ये इक्वेटर पर स्थित है। तो जीएमटी पर स्थित कौन से थे वो मैं देश आपको बता चुका हूं, इक्वेटर पर कौन से हैं ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। जिस अक्षांश पर वार्षिक यानी एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है वह कौन सा है? सबसे कम तापमान इनमें से कौन सी जगह होता है? तापांतर का मतलब ये नहीं है टेम्परेचर कम कहां होता है, यहां पूछा जा रहा है वेरिएशन ऑन टेम्परेचर कहां होता है। कैप्टन साहब आंसर तो लिख रहे हो, सवाल पूछा जा रहा है ताप एनुअल रेंज, ताप में अंतर करें। बहुत बढ़िया। कईयों ने तो क्या है कि ये समझ लिया कि ये न्यूनतम ताप पूछ रहे हैं। जिन्होंने न्यूनतम ताप और एक बार दिमाग में बिठा लिया कि हम तो केवल न्यूनतम ताप देख के ही आंसर देंगे, मिनिमम टेम्परेचर, वो गलत कर गए, है ना? जिन्होंने ये चीज सोच ली वो गलत कर गए। तो फिर सब क्या था ये? अरे हमने कहा वेरिएशन इन टेम्परेचर, बोले मतलब वेरिएशन, मैंने कहा ना तापांतर में बार बार बोल रहा हूं टेम्परेचर में वेरिएशन, मतलब क्या हुआ? वेरिएशन इन टेम्परेचर का मतलब हुआ कि भाई अभी टेम्परेचर रात को चला गया 0 डिग्री और दिन में 20 डिग्री, 0 डिग्री से 20 डिग्री का वेरिएशन एक दिन में हो रहा है। वार्षिक रूप से बात करें तो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में सर्दियों के समय जो औसत तापमान होता है, सर्दियों के समय राजस्थान का औसत तापमान 10 से 15 डिग्री होता है, वहीं पर गर्मियों में औसत तापमान 40 से 50 डिग्री होता है। ये वेरिएशन है साल का, साल के अंदर इतना वेरिएशन आया, 10 मिनिमम, मतलब मिनिमम तो 0 भी चला गया, अधिकतम 50 तक पहुंच जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूं औसत में भी अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ठीक है? लेकिन इक्वेटर पर अगर बात करोगे तो इक्वेटर पर इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ना सर्दी में ना गर्मी में, वो लगभग एक जैसा ही टेम्परेचर पाया जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलो, तो मैंने एक उदाहरण देकर आपको समझाया, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है? बहुत ही प्यारा सवाल है। इन शहरों को, पर ये पता है इसी के लिए जरूरी होता है मैपिंग जानना। ऐसे ऐसे सवाल तभी किए जा सकते हैं जब आपको बहुत ज्यादा मैप के बारे में नॉलेज हो, आपने मैप का गहन अध्ययन किया हो। अभी तो केवल आप टप्पा मारेंगे, बाकी जो लोग मैप के बारे में ज्यादा अच्छी नॉलेज रखते हैं वही आंसर कर पाएंगे। जब इक्वेटर पर शाम 4 बजे बारिश होती ही है, तो आप सबने, मतलब आपकी परसेंटेज से मालूम चल गया, है ना? आपको क्या था कि केवल कोलंबो के बारे में पता था, है ना? हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, ये सारी की सारी जगह हमने आपको बता दी। ये बिल्कुल नजदीक है सिंगापुर, जो है ना 137 किलोमीटर दूर ही है इक्वेटर से, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों का पूछा गया था, आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से गुजरती हैं? ये सवाल तो हमने मल्टीपल टाइम पढ़ा हुआ है। तीनों को कहां से गुजारा जाता है, ये सवाल तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, बच्चों ने किया भी उसी आधार पर है, शानदार, बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी, तीनों अफ्रीका से होकर के गुजरते हैं, ठीक है बेटा? चलिए निम्नलिखित देशों पर, हाँ भाई सवाल कैसे लगे पहले ये बताइए। देखिए आपको जो क्वेश्चंस उपलब्ध करवाए हैं हमने, वो सारे के सारे इस प्रकार के हैं कि एक प्रकार से आप लोगों का अधिकतम लाभ हो। इंडियन पॉलिटी की बात हो या फिर हमने ज्योग्राफी की बात हो, हर जगह आपको क्वेश्चन झकझोरने वाले हैं। ये वो नहीं है कि ये आंसर क्वेश्चन है ये आंसर होगा, ऐसा नहीं है, सब में सोचना पड़ रहा है ना? आइए निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली, इनमें से बताइए कौन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ता है। देखिए इससे आपको ना ये पता चलेगा कि आपको मैपिंग क्यों आनी चाहिए, है ना? मैपिंग क्यों आनी चाहिए, तो हम सब इक्वेटर पर कौन पड़ रहा है, उस पे कहां पर कौन पड़ रहा है, ये सब चीजें इसकी वजह से याद रखें। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली पूछा जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर निम्न में से कौन कौन से देशों में से होकर गुजरती है? मकर रेखा, कॉमन सेंस लगाओगे तो भी आंसर कर दोगे, मतलब मेरा मानना यह है। बताओ भाई, करें शुरू? लीजिए, बहुत प्यारा सवाल है ये। आप लोग ना इसके लिए मैप जब पढ़ें तो मैप को इस प्रकार से पढ़ें कि आपको इक्वेटर किन किन से पास हो रही है, कैप्रिकॉर्न किन किन से पास हो रही है, मतलब एक एक चीज, कौन कौन से शहर किस किस पर हैं। या तो इसका एक क्लास बनाया जाए, असल में क्या है कि इसमें समय लगेगा, लेकिन एक इस तरह का वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको मैपिंग पढ़ाई जाए, और मैपिंग भी इस तरह से कि
इक्वेटर पर पड़ने वाले देश, एक छोटे छोटे वीडियोस, इक्वेटर पर पड़ने वाले बीच जो छोटा सा वीडियो डाल दिया कि यहाँ पे ये होता है, फिर कैंसर पर पड़ने वाले ये हैं, कैप्रिकॉन पर पड़ने वाले ये हैं। हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स की तरह से अपन इसको बना सकते हैं, है ना, और फिर ट्रिक के साथ में उसको याद करा दें। ये परफेक्ट है। हम्म, परफेक्ट है, करते हैं, है ना। मैं मैपिंग जो है ना आपको छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से करा देता हूं। उससे क्या होगा कि इसमें फिर मैं कौन कौन सी वो पढ़ती हैं, कैपिटल, स्टेट कैपिटल कौन कौन सी पढ़ती हैं, ये याद करा दिया जाए, ठीक है। और कौन सा ओशन है, नजदीक, दूर, ये सब चीजें कोशिश करते हैं। देखो अभी आइडिया आया है, आप लोगों के साथ डिस्कस करके करेंगे इसके बारे में भी विचार, ठीक है ना, सोचते हैं इसके बारे में। बाकी तो ये रहा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस थ्रू द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन कौन से देशों से पास होती है तो देख लीजिएगा। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, साउथ अफ्रीका, फ्रेंच ऑफ पॉलिनेशिया, टोंगा, बोत्सवाना, नामीबिया, ठीक है ना। सोचेंगे बेटा, सोचेंगे, मैं मतलब प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन आइडिया आ गया है दिमाग में, कुछ सोचते हैं, है ना। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश क्या होता है, यानी कि जब हमारे यहां पर मकर संक्रांति होती है, मिड डे सनराइज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट द टाइम ऑफ मकर संक्रांति, जनवरी की बात कर रहा है, बताइए साहब। हम्म, क्या किया जाए। एक्चुअली क्या है कि इसने हिंदी ट्रांसलेशन में मकर संक्रांति हमारे 14 जनवरी वाली मंगा दी है ना, तो ये वाला सही है, क्योंकि मकर संक्रांति से कोई लॉजिक नहीं निकलता है। ये जिस रेस्पेक्ट में कहना चाह रहा है ना, सब जो क्वेश्चन बनाने वाला है हमारा, वो गड़बड़ कर दिया है। नहीं, आप लोग भी 14 जनवरी समझ रहे होंगे ना। हाँ, जबकि ये 22 दिसंबर को दिमाग में रख के सवाल बनाया गया है, ठीक है ना, 22 दिसंबर को दिमाग में रख के बनाया गया है। तो आप लोग अब 22 दिसंबर को दिमाग में रख के बताइए, ठीक है, 22 दिसंबर को, कि सूर्य ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ पोल में कहां तक अपना प्रकाश पहुंचाता है। आप कर पाओगे, बोलो। हाँ, कर्क रेखा पे उस समय 14 जनवरी होता है, सही कह रहे हैं आप, बोलिए। लीजिए मैं पोल एक्टिवेट करके देखता हूं, अगर कुछ कर पाओ तो। सूरज जब नीचे होता है, जब अपने ठंड होती है ना, इन दिनों जब अपने यहां ठंड चल रही है, तो असल में ऑस्ट्रेलिया के अंदर गर्मी पड़ रही होगी। बात समझ रहे हो आप। लास्ट ईयर अपन ने इसी समय ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग पड़ी थी। चलो कोई नहीं, तो फिलहाल के लिए इतना ही। और 23.5 उधर और 66.5 इधर, इतनी दूर तक ही सूरज की रोशनी आ पाती है। चलो हाँ जी, हाँ जी, इधर बताइए। ये रहा पोल, मैं आपका यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, फिर इसी प्रकार के अन्य सवाल भी आप लोगों को प्राप्त होते रहेंगे। पोल में नंबर 1 पर दुर्गेश है, दूसरे पर आशीष है, तीसरे पर तेजस्विनी, जगदीश पाटिल, रूपक, कमलेश, मिलन, रविंद्र, हनीशा और सायब अंसारी। हाँ जी, ये रहा आप लोगों का परफॉर्मेंस। कल इससे आगे वाले टाइटल में आपको अपडेट कर दूंगा, है ना, आपको मिल जाएगा मेरी क्लासेस में, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूंगा। माइंड एक्सरसाइज काफी अच्छी हो गई है, ऐसे ही छोटे छोटे क्लासेस के अंदर हम करते रहेंगे। फिर मुलाकात करते हैं आपसे, ठीक है ना। आप बता दीजिए कल किस चीज का टेस्ट देना चाहते हैं, खुद से बता दो, ताकि ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो इंडिया का इतना जल्दी नहीं, कॉन्टिनेंट वाइज भी चलेंगे, पहले मुझे चलने दो। हाँ बेटा, आज की कट ऑफ 12 क्वेश्चन है, मुझे मेरे हिसाब से चलने दो, अदरवाइज क्या है कि आप लोग, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, मैं पूरा की पूरा 7 दिन का टाइम टेबल बना लेता हूं, फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना, करने दो, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, याद रखें मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, ऑल ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। थैंक यू सो मच।